हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझाने वाला हूं उप सहसंयोजी यौगिक, जिसे संकुल यौगिक या संकुल लवण के नाम से जानते हैं। इसका IUPAC नामकरण आप कैसे करेंगे। देखिए, बेसिक से लेकर अंत तक आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट स्टूडेंट यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप लोग जो बेसिक चीज़ है पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों को क्रम बाय क्रम इसको समझना है। मैं यहाँ पर आपको केवल समझाऊंगा। एक बार यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, हो सकता है 3 बार देखना पड़ जाए, लेकिन आपको आज के इस पूरे नियम को अच्छे से समझ लेना। आपको किसी भी यौगिक को यदि आपके पास दे दिया जाए तो आप उसका नामकरण यूं ही आसानी से कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यौगिक दो आप यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक मतलब उप सहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे होल 6 है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले आपको पहचान क्या करना है। अभी तो आपको कुछ पता नहीं है ना कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें 2 आयन है। कोई भी यौगिक 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। कितने भाग से? 2 भाग से। तो जैसे कि यहां पर यदि कोई पहले आपके पास परमाणु आयन होता तो वो धनात्मक भाग कहलाता, लेकिन नहीं है। तो यहां पे ये आप 2 भागों में बांटेंगे तो ये धनात्मक भाग कहलाएगा और ये ऋणात्मक भाग। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे? देखिए, इसके पहले ही कोई ना कोई धातु आयन या परमाणु है, तो इसको आप यहां से बांटोगे तो धन आयन हो गया और ऋण आयन हो गया। ठीक है, तो 2 भागों में पहले बांटना सीखोगे कि हम इसको 2 भागों में कैसे बांटे, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। चीजें क्लियर? इसके बाद यदि ये 2 भाग यदि आप बांट लिए तो सबसे पहले आपको धनात्मक भाग का नाम लिखना है प्यारे भाई, इसके बाद आपको ऋणात्मक भाग का नाम लिखना है। जैसे यहां पर पहले इसका नाम लिखोगे, इसके बाद इसका नाम लिखोगे। क्रम बाय क्रम समझो। पहला स्टेप आपने क्या समझा कि पहले हमको धन और ऋण चूज करना है। जैसा कि आपके पास यौगिक है ना, यदि यहां पे बड़े कोष्ठक के पहले कोई भाग है तो वो धनात्मक होगा, अन्यथा ये पूरा कोष्ठक के अंदर का भाग ही धनात्मक हो गया। जैसे कि यहां दूसरे नंबर पर देखें, पोटेशियम पहले है तो ये धनात्मक है, और कोष्ठक के अंदर का संपूर्ण जो आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक भाग। तो सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। क्लियर? अब चलिए समझते हैं। जैसे कि आप यहां पर इसको धनात्मक भाग समझे, इसको ऋणात्मक भाग समझे, तो धनात्मक भाग का नाम तो लिख लिए, लेकिन यदि बड़े कोष्ठक की बात करें, चाहे इसकी बात करें, तो बड़े कोष्ठक में सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड। अब लिगेंड क्या है? बड़े कोष्ठक के तुरंत बाद जो पहला धातु आयन परमाणु है वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। इसके बाद जो उसके साथ जो भी जुड़े रहेंगे वो लिगेंड कहलाएंगे। जैसे यहां पे क्रोमियम है, वो धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये जो H2O का होल 6 है ये लिगेंड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। जितने भी लिगेंड रहेंगे उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। मैंने क्या कहा? पहले लिगेंड लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे, फिर इसका जो भी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा उसको लिखेंगे। समझ गए प्यारे भाई? ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल आपको मैं दे दूं, जैसे यहां पर है कोबाल्ट है ना, इसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है NH3 का होल 6, और यहां पे क्लोरीन Cl3। तो यहां पर आपका धनात्मक और ऋणात्मक भाग चूज करना है। तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे, इधर का ये धनात्मक भाग और ये ऋणात्मक भाग। अब जब धनात्मक भाग का ही आप अर्थात बड़े कोष्ठक के अंदर नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिगेंड यहां पे चूज करना पड़ेगा। तो ये जो कोबाल्ट है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके अलावा जो भी यहां पे बचेंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? तो वो आपके कहलाएंगे क्या? लिगेंड कहलाएंगे। तो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे, इसके बाद इसका जो भी ऑक्सीकरण संख्या रहेगा उसका नाम लिखोगे, इसके बाद बड़े कोष्ठक के बाद यदि ऋणात्मक भाग है तो इसका नाम लिखोगे। जैसा कि यहां पर बड़े कोष्ठक के पहले धनात्मक है तो पहले धनात्मक लिख लोगे, समझ रहे हो ना। इसके बाद बड़े कोष्ठक का नाम लिखना शुरू करोगे, क्योंकि स्टूडेंट पहले धनात्मक लिखना है। जैसे यहां पे ये पूरा धन है तो पहले इसका नाम लिखोगे, यहां पर पोटेशियम धन है तो पहले पोटेशियम का नाम लिखोगे। समझ रहे ना चीजें को। तो यहां पर
पहले धनात्मक भाग लिखना है, इसके बाद यदि ऋणात्मक भाग बड़ा कोष्ठक के अंदर है तो उसमें पहले लिगेंड लिखेंगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, इसके बाद इसके जो भी ऑक्सीकरण संख्या है उसको लिखेंगे। तो कुछ नियम क्लियर हो गया। पहले हमको प्लस माइनस है ना चूज करना है, फिर धनात्मक भाग का नाम लिखना है और ऋणात्मक भाग का बाद में। यदि धनात्मक भाग में क्या है स्टूडेंट, बड़ा कोष्ठक है, उपसंयोजी क्षेत्र है, तो पहले उसमें हम लिगेंड लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, फिर आपका क्या रहेगा ऑक्सीकरण संख्या। फिर इधर ऋणात्मक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा। अब यदि मैं बात करूं कि लिगेंड में एक से अधिक लिगेंड जुड़े हैं, यदि आपके पास कोई यौगिक है उसमें एक से अधिक लिगेंड जुड़ गए, तब उनका नाम आप कैसे लिखोगे? तब उनका नाम प्यारे भाइयों अल्फाबेट से लिखते हैं। जो अल्फाबेट ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब कहोगे कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे यहाँ पे सोडियम है, ये धनात्मक भाग है, उपसंयोजी क्षेत्र स्टार्ट। यहाँ पे प्लेटिनम है, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है एक, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके बाद साथ आपका नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है NO2, और इसके बाद एमीन समूह अमोनिया जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप कहोगे धन कौन सा है, ऋण कौन सा है, तो ये लो भैया ये धन और ये पूरा का भाग ऋण हो गया। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, कोष्ठक से पहला वाला तत्व वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कोष्ठक से पहला वाला तत्व केंद्रीय, बाकी सभी के सभी ये चारों लिगेंड हैं। तो पहले आप धन का लिख दोगे, इसके बाद इस कोष्ठक के अंदर नाम लिखना शुरू करोगे। तो लिखोगे जब, तो स्टूडेंट क्या होगा, पहले लिगेंड को अल्फाबेट से लिखोगे। जैसे ब्रोमीन B है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो समूह N से होता है, एमीन का A से होता है। तो पहले एमीन लिखोगे, फिर ब्रोमो लिखोगे, फिर क्लोरो लिखोगे, इसके बाद नाइट्रो लिखोगे। समझ रहे ना? इसके बाद स्टूडेंट आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना पड़ेगा, इसके बाद जो भी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। इतना क्लियर हो गया। लिगेंड यदि, समझिएगा, लिगेंड एक से अधिक है तो उनको अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे। ठीक। अब यदि जैसे एक ही लिगेंड कई बार जुड़ा है, जैसे यहां पर आप देख लें ऑक्जेलेट 3 बार है, यहां पर जो एक्वा समूह है, पानी है, वो कितने बार जुड़ा हुआ है? 6 बार। तो एक को अपन लिखते नहीं है, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो यहां पर जब एक्वा का नाम लिखेंगे तो 6 जुड़े हैं तो 6 को हेक्सा करेंगे। तो जब एक ही लिगेंड कई बार जुड़ा हो, मतलब जैसे अमोनिया 6 बार जुड़ा हो, अर्थात 6 अमोनिया के अणु हो, तो वहां पर हेक्सा लिखेंगे। 4 अमोनिया का अणु हो तो वहां पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे? 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। तो उनके संख्या के आधार पर लिखा जाता है। लेकिन वही यदि द्विदंतुर लिगेंड है तो 2 को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? विस, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्राकिस। समझ रहे ना? इससे ज्यादा होता ही नहीं है, मतलब इससे ज्यादा जुड़ा ही नहीं रहेगा। यदि बहुदंतुर लिगेंड है तो विस, ट्रिस, टेट्राकिस जोड़ा जाता है। आपको मैं जो बता रहा हूं वो आप समझते चलो, ठीक है, सिंपल तरीके से। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बस आप आगे देखते चलो। तो इतना क्लियर हो गया आपका। अब इसके आगे आपको समझना है इसका ऑक्सीकरण संख्या। सबसे बड़ा फैक्ट होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, उसे आप देख लेना। हालांकि अभी जो यौगिक का नाम बताने वाला हूं उनमें सबका ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको निकाल कर बताऊंगा स्टूडेंट कि कैसे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब फिर से समझें, आपका ये उपसहसंयोजी क्या है? पूरा यौगिक है। इसमें जो कोष्ठक के अंदर वो समन्वयन क्षेत्र है, समझ रहे ना? कोष्ठक के अंदर जो है वो समन्वयन क्षेत्र है। समन्वयन क्षेत्र यदि ऋणात्मक है तो जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ 8 जोड़ना है। जैसे प्लेटिनम की जगह प्लेटिनेट हो जाता, आयरन की जगह फेरेट हो जाता, कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट होता। और यदि कहीं ये धनात्मक भाग है तो फिर कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट ही रहता। जैसे आप इस पे देखो, जो तीसरा नंबर का यौगिक है इसमें ये पूरा धनात्मक भाग है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे, 8 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है प्यारे स्टूडेंट। लेकिन यदि यही उपसहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक भाग में केंद्रीय धातु परमाणु है तब उसमें 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। चीजें क्लियर? कि यदि ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक भाग पर है
तो मूल अवस्था में ही लिख देंगे, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिख देंगे। लेकिन यदि ये ऋणात्मक भाग पर होता तो कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखते। कोबाल्ट को क्या लिखते? कोबाल्टेट लिखते। क्लियर? चीजें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक भाग है तो 8 जोड़ेंगे, और यदि धनात्मक भाग है तो उस पर कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? केंद्रीय धातु परमाणु यदि धनात्मक भाग पर है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, सेम लिख देंगे। यदि ऋणात्मक भाग पर है स्टूडेंट तो उस पर 8 जोड़कर लिखेंगे। क्लियर? इतना समझ गए? अब यदि ऋणात्मक भाग पर कोई समूह है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उसमें आइड जोड़ा जाता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, है ना, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, इस प्रकार से लिखा जाता है। इतना हो गया क्लियर? तो अब चलते हैं यौगिकों के नाम पर। ठीक है, तो पहला आपका यहां पर दिख रहा है स्टूडेंट CrH2O का होल 6, और इसके बाद आपका है क्लोरीन 3। सबसे पहले इसमें ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल देता हूं क्रोमियम का, तो क्रोमियम का X हो जाता। H2O क्या है? उदासीन है, उदासीन है मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, तो 6 भले है लेकिन 6 का 0 हो जाएगा। क्लोरीन कितने हैं? 3, और एक क्लोरीन को होता -1 इक्वल 0। यहां पर X 0 हो जाएगा, -3 इक्वल 0, तो X बराबर स्टूडेंट कितना हो गया? +3। इसको रोमन अंक इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए पहले प्लस और माइनस, पहले प्लस का नाम लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये उपसंयोजी क्षेत्र है, समन्वयन कोष्ठ है। इसमें अपन क्या बोला था? जब भी कोष्ठक के अंदर का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड लिखेंगे। तो लिगेंड यहां पर H2O है, जिसे एक्वा के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या 6 है। तो यहां पर आप करोगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर क्या जुड़ा स्टूडेंट? क्रोमियम है। अब कहोगे क्रोमेट जोड़ दे 8, नहीं, 8 नहीं जोड़ना भैया, क्योंकि ये पूरा धनात्मक भाग पर है। यदि यही ऋणात्मक भाग पर होता तो क्रोमियम की जगह क्रोमेट करते, लेकिन यहां पर ये क्रोमियम ही होगा। क्या होगा? क्रोमियम। इसके बाद यहां पे 3 ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद यदि ऋणात्मक भाग पर कुछ है, जैसे क्लोरीन है, तो उस पर सीधा आप क्लोराइड करोगे, थर्ड के 3 क्लोराइड नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लोराइड, ये आपका IUPAC नामकरण हो गया। किसका? तो पहले का हो गया। इतना क्लियर हो गया? तो हेक्सा एक्वा मतलब 6 एक्वा है क्रोमियम, थर्ड ऑक्सीकरण संख्या, इसके बाद ऋणात्मक भाग पर कुछ न कुछ परमाणु है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड हमने कर दिया। इतना क्लियर हो गया? पहला है, सिंपल तरीके से समझे होंगे आप। जैसे यहां पर आप देखिए भैया, दूसरा देखिए, यहां पर आपके क्या क्या जोड़ के रखे हैं? पोटेशियम है, और देखिए कोष्ठक के आगे या पीछे जो भी रहेंगे उनकी संख्या लिखी नहीं जाती। अब यहां पर ये नहीं कहेंगे कि पोटेशियम 3 है तो ट्राई पोटेशियम, ऐसा नहीं। समन्वयन कोष्ठ के आगे या पीछे जो भी परमाणु होगा उनकी संख्या दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर पहले हम धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे। तो धनात्मक भाग पर क्या जुड़ा हुआ? पोटेशियम। क्या जुड़ा है? पोटेशियम। तो यहां पर पोटेशियम मैंने लिख दिया, धनात्मक भाग कंप्लीट। क्लियर प्यारे भाई? फिर इसके बाद पोटेशियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पोटेशियम के साथ ऑक्जिलेट जुड़ा है। तो कितने ऑक्जिलेट हैं? 3, तो ट्राई ऑक्जिलेट, ट्राई ऑक्जिलेट, ऑक्सलेट। और अब समझो, यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो O जुड़ता है। जैसे यहां पर ऑक्जिलेट है तो ऑक्जुलेटो, ऑक्जुलेटो, क्या? ऑक्जिलेटो। समझ रहे ना? ऋणात्मक लिगेंड है तो ऑक्जिलेटो, O जुड़ता है। यदि लिगेंड ऋणात्मक है तो O जुड़ता है, याद कर लो। तो ऑक्जिलेट का ऑक्जिलेटो, यहां ऑक्सलेट लिख दिया तो ऑक्सलेटो। अब यहां पर देखो, क्या केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक है? जी हां, ऋणात्मक है। तो यहां पर तो ऋणात्मक होने के लिए हम आयरन को फेरेट लिखेंगे, ये चीज पहले मैंने बता दिया। और इसके बाद आप कहोगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 होगा। बस ये हो गया कंप्लीट। लेकिन आपको समझ में आया नहीं होगा, आपको डाउट होगा कि सर कैसे आ गया, तो हमने समझ ही नहीं पाए। तो देखिए भैया, पोटेशियम का 1 होता है, 3 पोटेशियम तो 3 हो जाएगा, सिंपल तरीका। तो 3 गुणे 1 आयरन का हो जाएगा X, और कितने ऑक्जिलेट है? 3, और एक ऑक्जिलेट का -2 होता है, इक्वल 0 के बराबर करना है। तो
3 एक कम 3 धन x माइनस 6 इक्वल 0। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो x बराबर प्लस 3 आएगा, इसको रोमन संख्या इससे दर्शाते हैं। समझ रहे ना? थोड़ा सा वीडियो लंबा होने का कारण ये है क्योंकि ये है ही है कुछ। अब देखो एक दंतुर लिगेंड मैं यहां पे दे रहा हूं, इनको आप याद कर लेना, कुछ चीजें याद करना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द अपलोड करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए साइनाइड है, साइनो हो गया, आईयूपीएसी नामकरण करते समय साइनो, ऋणात्मक के लिए ओ जुड़ता है। आइसोसाइनाइड तो आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनेट तो आइसोसाइनेटो, थायो आइसोसाइनेट तो थायो आइसोसाइनेटो, ब्रोमाइड तो ब्रोमाइडो, ठीक है, या ब्रोमो इसको लिख लो, सिंपल ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। क्लोरीन का क्लोरो, आयोडीन का आयोडो, यहां पर हाइड्राइड का हाइड्राइडो, नाइट्रो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ठीक है, एमाइडो, फिर इमाइडो, ठीक है, फिर यहां पर आक्सो, यहां आक्सो, ठीक है, और यहां पराक्सो, फिर सल्फिटो, फिर सल्फेटो, फिर सल्फिडो। आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है प्यारे भाइयों। तो ये हो गया आईयूपीएसी नामकरण के कुछ भाग 1, और कुछ और नाम इस पे मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं। जो यहां पर मैंने लिखा है वो आप सिंपल तरीके से कर पाओगे, चिंता करें। जैसे यहां पर तीसरे का करा देता हूं, कोबाल्ट का। तो ये धनात्मक भाग है, तो पहले आप लिख दो क्या, धनात्मक भाग है पूरा। अब इसमें कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं क्या, जो भी आपके पास लिगेंड है, तो एमीन तो हेक्सा एमीन। अब ये धनात्मक पे ऋणात्मक, धनात्मक पे तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही होगा। फिर ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट 3rd होगा, फिर बताता हूं कैसे होगा। इसके बाद ये क्लोराइड है तो क्लोराइड कर दो, कैसे होगा, कोबाल्ट का x हो गया, अमोनिया का तो 0 होता है, चाहे भले 6 हो, इससे मतलब नहीं है। यहां पर क्लोरीन का -1 और कितने क्लोरीन 3 इक्वल 0 हो गया, तो x माइनस 3 इक्वल 0, यानी x बराबर आप कैलकुलेशन करोगे तो +3 आएगा। यहां रोमन संख्या +3 यहां पर हमने दर्शा दिया। समझ रहे हैं प्यारे भाई ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? तो ये पार्ट 1 है, जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसका वीडियो अलग से बनाया हूं। आईयूपीएसी नामकरण मैं गारंटेड कहता हूं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं प्यारे भाई आपसे, सभी के सभी आईयूपीएसी नामकरण ये चुटकी बजाते आप कर लोगे, बस वीडियो को पूरा देखा करो। हाँ प्लीज यार, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।